अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। इस तरह से रातों रात किसी को अगवा करना, और वो भी एसेट बियॉन्ड मीन्स जैसे केस के अंदर, एसेट बियॉन्ड मीन्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास कुछ नहीं है किसी के खिलाफ, तो आप एक वेग सी चीज में जिसमें ना कोई इल्जाम है, जिसका ना कोई कैलकुलेशन हो सकती है, आप उसमें किसी को गिरफ्तार कर लें। उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपने मेरे केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सजा देनी है दें, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ के ना बयानिए से पीछे हटूंगा ना नवाज शरीफ का साथ जोड़ूंगा। और आज आपने देख लिया, चंद दिनों बाद उनको यहाँ से आकर अगवा कर लिया गया। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। जो ये कोशिशें करे, हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए, हम इस पर रिएक्ट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी जमात की अगली हिकमत अमली के बारे में क्या बताया, जरा ये भी देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको, इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए, अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये खबरें मीडिया में ज़राए के हवाले से चलती रहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों के ऑप्शन को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका की अक्सरियत ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की मुखालिफत की। शुरका ने कहा कि अगर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हैं तो इस्तीफ़ों पर गौर किया जा सकता है। क़बल अज़ वक्त इस्तीफ़ों से हुकूमत को 18वीं आइनी तरमीम और दीगर जमहूरी क़वानीन को ख़त्म करने का मौका मिल जाएगा। इजलास के दौरान कानूनी माहिरीन ने राय दी कि इस्तीफ़े सेनेट इलेक्शन में रुकावट पैदा नहीं कर सकते। इस्तीफ़ों के बाद का लाहे अमल भी वाज़ेह नहीं है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एलामे में ये वाज़ेह था कि इस्तीफ़े मुनासिब वक्त पर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुहिम में किसानों, वकला, ताजर और डॉक्टर तंजीमों से राब्ते का फ़ैसला किया गया है। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ने जमहूरी क़ुव्वतों को, उन्होंने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों को किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। हम नई पीएनए नहीं बन सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, और ये वो वाहिद जमात है जो मज़ाहमती सियासत के लिए तैयार है। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। मरकज़ी मजलिस आमला के अरकान ने मौलाना फजलुर रहमान की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में गैर मौजूदगी पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि मकामी सियासत के पीछे मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी छोड़ दी और वो चाहते हैं कि उनके कहने पर असम्बलियाँ छोड़ दें। जब इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान राय का इजहार तो काफ़ी हुआ, इन खबरों की ना मैं तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। सवाल ये है कि आखिर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की शर्त क्यों रखी। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों से फौरी इस्तीफ़े ना देने का फ़ैसला करके इमरान खान की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है क्या। एक तरफ पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े और सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करने के लिए तैयार नहीं है,
तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफ़ों के मामले पर संजीदा नहीं है। लेकिन इस्तीफ़ों के मामले पर आज स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हुकूमत ने लीगी अरकान के इस्तीफ़ों पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून को कोई ख़ास मैसेज देने की कोशिश की गई है? सवाल ये भी अहम है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन हालात में इकट्ठे चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, अब से थोड़ी देर पहले जो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, मुस्लिम लीग नून ने इसकी तस्दीक भी की। मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ्तारी है, हुकूमत हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, आप लोगों को ख्वाजा आसिफ को छोड़ना पड़ेगा वरना मामलात कहीं और चले जाएंगे। ये वार्निंग दी है मरियम नवाज़ ने हुकूमत को। वो कहते हैं ये तो कोर्ट्स भी कह चुकी हैं कि जो नैब का इदारा है ये सियासी इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। तो आपको नहीं लगता है कि मामलात ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं हालात? की पहली बात तो ये है कि ये गिरफ्तारी हुकूमत ने नहीं की और ना ही हुकूमत की ईमा पे ये गिरफ्तारी हुई है। अगर नैब ने ये कार्रवाई की है, तफसीलात मेरे सामने नहीं है, मैं तो आपकी बात, आपका सवाल सुन के जवाब दे रहा हूँ, ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अख्तियार नैब का है, हुकूमत का नहीं है। और नैब एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं है। अब अगर मुस्लिम लीग नून को शिकवा करना है और अगर कोई एतराज़ात हैं तो वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उनका जवाब भी दे सकते हैं और अदालतों से रुजू भी कर सकते हैं। हुकूमत का कोई अमल दखल इसमें नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन की हर गिरफ्तारी को हुकूमत से क्यों जोड़ा जाता है शाह साहब? ये सियासत है ना जी, सियासत में ऐसा किया जाता है, ये सियासी जरूरत है। लेकिन हमें बशीर मेमन साहब का वो इंटरव्यू भी याद है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू एक सहाफ़ी को दिया और कहा कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया जाए। बशीर मेमन साहब ने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से। तो अगर इन चीज़ों को देखें, इस बैकग्राउंड को देखें, तो अपोजिशन का जो बयानिया है उसको तक़वियत नहीं मिलती क्या? देखिए, ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो तजादात से भरा हुआ है। आज आप देखिए, ऑपोजिशन का बयानिया का तो पोल खुल गया ना। ऑपोजिशन का बयानिया था कि हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, ठीक। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर दिया कि इस्तीफे कुजा, हम तो सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे हैं। अब ये पीडीएम का जो ओरिजिनल मौक़िफ़ था उससे ये पीछे हट गई हैं। वो मीडिया से खबरें आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीडीएम का जो फैसला है, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग सब लोग 31 जनवरी तक अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करवाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तीफे दे भी दिए जाएंगे। ये बात की उन्होंने। ये कौम से मजाक कर रही हैं। अगर वो इस्तीफे देने में संजीदा होते तो वो फिर असेंबलियों में और ज़िमनी इंतखाबात में उनकी दिलचस्पी न होती। ज़िमनी इंतखाबात में अगर वो दिलचस्पी ले रहे हैं और सेनेट में जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्लिमान से अलहदगी का उनका कोई इरादा नहीं है। नून लीग का इरादा हो सकता है, JUIF का हो सकता है, पीपल्स पार्टी का इरादा दिखाई नहीं देता। फिर आप देखें, लॉन्ग मार्च का दूसरा ऐलान किया उनने। 31 तारीख तक अगर खान साहब ने इस्तीफा ना दिया, मैं आज कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि 31 तारीख को इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप 31 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं आपको 1 माह से ज्यादा अभी अरसा पड़ा है, मैं आपको आज कह रहा हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब आपने लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी है तो कर लीजिए। अब उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ साहब की वापसी से उसको जोड़ दिया है। तो अब ये बताएं, ये लॉन्ग मार्च से भी फरार है और इस्तीफों से भी फरार है और पीपल्स पार्टी का पीडीएम से इनकार है। तो आपको लगता है कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई इस्तीफे नहीं आएंगे, ये तो फिर हुकूमत के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस बन रही है? नहीं, देखिए, आप, मैं तो नहीं कह रहा, आप उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का देखिए ना। उनका फैसला मैं देखिए, मैं पहले अर्ज करता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का अख्तियार
आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। बिलावल एक दिखावे के लिए है, ये अक्स है, फैसले ये नहीं करते। आज भी पार्टी का कंट्रोल आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। आसिफ अली जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ साहब की वापसी से, ठीक है। अगर वो पहले आते हैं तो नजर आ जाएगा। और उन्होंने इस्तीफे के फैसले को भी उन्होंने तकरीबन रद्द कर दिया है अपने ऐलान से। तो पीपल्स पार्टी की सोच जो मैं पहले अर्ज कर रहा था वो बिल्कुल आज तो ये कोई वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास से बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रही है कि इनकी राहें और ज़हनी सोच जुदागाना है। अगर पीपल्स पार्टी इन चीज़ों से पीछे हट रही है तो जो दुरानी साहब वाली ट्रैक 2 डायलॉग की बात थी, जो उन्होंने शहबाज शरीफ से जाके मुलाकात की, कहीं बैक चैनल कोई राब्ते तो नहीं हो रहे शाह साहब मामलात को सुलझाने के लिए? सवाल ये है कि एक पूरी जमात है, उस जमात ने अगर असूली फैसला कर लिया कि डायलॉग उन्होंने करना है, हाँ। अब उस जमात में दो सोचें हैं। हाँ। एक सोच अगर शहबाज शरीफ साहब डायलॉग करना चाहते हैं तो वो भी मशरूत कर रहे हैं अपनी रिहाई से। हाँ। वो कहते हैं मुझे रिहा करो, हाँ। तो फिर मैं डायलॉग करूंगा। हाँ। दूसरी तरफ एक उनका नुक्ता नजर है और एक पार्टी का धड़ा है, वो कहता है कि किसी सूरत हम डायलॉग नहीं करेंगे हुकूमत से। तो ये तजाद है। आप देख रहे हैं PMLN के अंदर तजाद सामने आ गया, आप देख रहे हैं JUI के अंदर इख्तलाफ सामने आ गया, और आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का इनकार सामने आ गया। अभी मरियम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि ख्वाजा आसिफ को ये पैगाम दिया गया कुछ लोगों की तरफ से कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इनहराफ करें, अलहदगी इख्तियार करें, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन है जिसकी तरफ से NRO देने की कोशिश की जा रही है? कौन है जो मामलात को इस तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने कहा मैं हल्फन कहती हूँ। देखिए हमारे इल्म में तो नहीं है, अगर उनके इल्म में है तो वो कौम से शेयर कर दें। सही, तो उन्होंने कहा है कि मैं वार्निंग देती हूँ ख्वाजा आसिफ को छोड़ दें, नहीं तो मामलात कहीं और चले जाएंगे। देखिए उनका तो पहले दिन से ही ये एक इरादा है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, अच्छा, उनको डिस्टेबलाइज किया जाए और किसी तरह वो दबाव डालकर ये PDM का जो फोरम है, ये देखिए PDM का फोरम आप जरा इसका तजिया तो कीजिए ना, क्या इनकी कोई सोच यकसा है, क्या इनके मंशूर, क्या इनके नजरियात यकसा हैं? हरगिज नहीं है। ये मुख्तलिफुल ख्याल हजरात हैं, एक मकसद के लिए, NRO के हसूल के लिए, अपने केसों से निजात के लिए वो यकजा हुए हैं। जिस दिन उन्हें दिखाई दिया कि वो अपनी मंजिल के करीब हैं, ये बिखर जाएंगे। मैं पहले कह चुका हूँ ये आर्जी इत्तेहाद है और ये गैर फितरी इत्तेहाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ऐसे वक्त में जब PDM की तहरीक जो है चल रही है, अहम फैसले होने हैं PDM के प्लेटफॉर्म से, ऐसे में अचानक ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का मकसद क्या है राना साहब? देखिए शाजिया, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की एक बड़ी लंबी बैकग्राउंड है। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले भी कोशिश की गई उनको डिस्क्वालीफाई कराने की, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। उसके बाद ये एसेट्स वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो वहाँ पे वो रिजॉल्व हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए, और नैब में भी मुसलसल कभी इस्लामाबाद में और उसके बाद लाहौर में वो पेश होते रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स देते रहे। हाँ, हाँ। लेकिन बेंट अपॉन ये जो गवर्नमेंट है कि हमने इसका करना है, तो वो एक कैबिनेट में बात कई दफा हुई है कि इनको किस तरह गिरफ्तार किया जाए, ताकि रावत का केस बनाया जाए, फिर बहुत सारी और बातें भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी करवाई गई है, गिरफ्तारी देखे ना करवाई जाती है, की तो एक भी नहीं गई। आपको पता है कि जिस तरह वहाँ पे अब एंटी करप्शन, लेकिन इन केसेस से हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। कौन कहता है हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है? हुकूमत कहती है।
अभी शाह साहब हुकूमत से का तो मेरी ये बात हो रही बयानिया बड़ी थी। देर से है, बड़ी देर से ये वो बयानिया उन्होंने ये एक बनाया हुआ है और वो बात करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ रोजाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते भी रहते हैं कि अब गिरफ्तारियां होंगी और किस तारीख तक होंगी और कौन कौन किस तरह के लोग पकड़े जाएंगे। तो अभी भी कहता है जी 31 जनवरी तक और भी लोग पकड़े जाएंगे और जनवरी में बड़ा कुछ होगा। तो ये सारी चीजें तो खुद वो बताते रहते हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत तो ये खौफ में कहना है, हुकूमत दबाव में है, जो आकर इस तरह जो सीनियर लीडरशिप है उनको अरेस्ट किया जा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पहले भी उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था, लेकिन जब से ये पीडीएम की मूवमेंट चली है उससे वो ज्यादा बुखलाहट में है और जिस तरह के काम हो रहे हैं आपके साथ नजर नहीं आता। मौलाना साहब की पार्टी देखें बिखर रही है, फिर पीडीएम के अब आप फैसले देख लें, पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरीके से इस्तीफे देना नहीं चाहती है, वो तो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहते हैं। कन्फ्यूजन अगर है इलेक्शन में हिस्सा लेना या नहीं लेना, ये नून लीग की सफ़ों में है, तो पीडीएम में तो खुद इत्तेहाद नहीं है, तो किस पीडीएम की बात कर रहे हैं आप? नहीं देखें, जहां तक मूवमेंट का तल्लक है वो तो बिल्कुल सारे मुतहद हैं और इस पे सबका इत्फाक है। जो एपीसी की मीटिंग के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन किया था वो सब ने साइन किया था शाजिया, उसके जितने 26 पॉइंट्स है, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई नहीं। अब रही बात के जी सेनेट का इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन, उसमें उसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे शायद मेजॉरिटी चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दूसरे हो, वो उनका ख्याल है कि हमें सेनेट में जो एक फोरम है उसमें अपने बंदे जो हैं वो इलेक्ट करवाने चाहिए, और वहाँ पे अगर या तो उनकी मेजॉरिटी आ नहीं रही, अगर मैनेज सही किया जाए तो अगर आ भी जाए तो आज ये भी खबरें सामने आई कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, ये उसमें ये भी तजावीज़ दी गई कि अगर इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करनी है, तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और सारी तहरीक को लीड भी करना चाहिए, लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहिए, फिर देखेंगे इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने हैं। पीपल्स पार्टी के इस मुतालिबे पर क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नहीं देखें, जो पीपल्स पार्टी की बात है वो पीपल्स पार्टी, अगर आपने उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब किया उसमें जो बात होगी वो हम ऑथेंटिक समझेंगे। अंदर क्या मीटिंग होती है, कौन क्या कहता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, हर एक का जो फोरम सीसी का होता है या इस किस्म के फोरम जो पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं वहाँ मुख्तलिफ किस्म की राह होती हैं। तो हम तो उसको कहेंगे, उस पर कमेंट करेंगे जो उन्होंने कोई प्रेस काउंसिल में या अपना प्रेस रिलीज दी, तो उसमें तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरी रही बात मियां नवाज शरीफ का साहब के आने की, तो वो अपना इलाज करा के ही आएंगे, उससे पहले वो नहीं आएंगे। तो पीएमएलएन बड़ी एक्टिव है, अपना रोल अदा कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बाकी चीजें जो है लॉन्ग मार्च वगैरह वो इंशाल्लाह होगा और पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था तहरीक अक्टूबर तक भी जा सकती है, तो इतनी लंबी तहरीक, अभी आप लोगों का लॉन्ग मार्च का भी डिले लग रहा है। उन्होंने कहा अप्रैल से हम इस पर जो है ना वो देखेंगे, काम शुरू करेंगे। कभी कहा जा रहा है सर्दी है, सर्दी में लॉन्ग मार्च करना मुश्किल है, धरना देना मुश्किल है। तो ये लग रहा है कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। नहीं, अभी तो बिल्कुल ये फैसला हमारा है कि 31 जनवरी के बाद जो 31 जनवरी तक इस्तीफे की डिमांड की है पीडीएम ने अपने प्लेटफॉर्म से। वो तो भी शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे किसी सूरत आप 31 जनवरी की डेडलाइन दे। मैं आज भी यही कहता हूँ, इमरान खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो बारहा हुकूमत ये बात कह चुकी है, तो क्यों आप लोग अपनी इस डिमांड पर जो है ना वो अड़े हुए हैं? नहीं, इसलिए अड़े हुए हैं कि ये जो बातें होती हैं, आपने तारीख भरी पड़ी है कि 1 घंटा पहले कोई बयान होता है कि कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो आगे 1 घंटे बाद आदमी चला जाता है। तो इस तरह जमाली साहब की मिसाल भी आपके सामने है। तो हिस्ट्री तो ये भी है कि किसी के कहने पर, ऑपोजिशन के कहने पर किसी वजीर आजम ने आज तक इस्तीफा दिया नहीं। हिस्ट्री में तो ये भी है। नहीं, इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन मेरा हाल है वो देना पड़ता है अवाम के प्रेशर पे। लेकिन अवाम जब बाहर निकलेंगे तो नेचुरली जो गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ साहब ने दिया था जब 126 दिन का धरना हुआ था, इमरान खान बैठे थे 126 दिन इस्लामाबाद, नवाज शरीफ ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी शाजिया, वो तो धरना ऐसे ही था। वो तो बाप को पता है, डांस पार्टी थी और वहां पे लोग आते थे, शाम को मजा करते थे, चले जाते थे। सुबह तो वहां पे उल्लू बोल रहा होता था। तो मैं समझता हूँ ये चीजें, ये थोड़ी मूवमेंट मुख्तलिफ है।
आप देखेंगे कि बड़ी इफेक्टिवली ये मूवमेंट चलेगी। बाकी रही कि ये कब होनी है, तो ये मेरा ख्याल अभी मौसम की शिद्दत की वजह से ये ज़रूर बात है कि वो मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में जा सकती है, ये लॉन्ग मार्च। सही। लेकिन ये बहुत लंबा जो अक्टूबर वाली बात है वो मेरा ख्याल है वो मरियम नवाज ने आज कहा है कि हुकूमत जो है वो ख्वाजा आसिफ को छोड़ दे, नहीं तो मामलात कहीं और जा सकते हैं। तो क्या इस बात पर अब कोई फैसला होगा? जाहिर सी बात है जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर नहीं होंगे, नैब को मुतमईन नहीं करेंगे, नैब कैसे छोड़ेगा? नहीं, नैब को तो उन्होंने, मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनके ये एसेट्स का फैसला आया था वो भी एक डॉक्यूमेंट है उनके पास, जजमेंट। इसी तरह पिंडी जो नैब है उसके पास वो काफी अर्सा पेश होते रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स देते रहे हर तारीख पे। हाँ। और जब उन्होंने क्लियर किया, जो मेरा ख्याल उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर लाहौर वालों ने बुला लिया। तो लाहौर में भी उन्होंने कहा कि जी ये उधर भी मैंने बात करता रहूँ, आपके पास भी 5, 6, 7 दफा गए। अब तो थोड़ी खामोशी थी, अब तो एंटी करप्शन पीछे पड़ा हुआ था कि इधर से कुछ नहीं निकला। तो वहां पे उन्होंने कोई केस वगैरह 1-2 दर्ज किए, सियालकोट में कोई जमीन की इंक्रोचमेंट है, इस किस्म के, जिस तरह वो आजकल पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये तो नैब तो बिल्कुल खामोशी थी, ये ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल इसके सियासी मुहरकात हैं। तो अगर इस किस्म की बात करनी है, डराना धमकाना है या पार्टी को धकेलना है, तो मेरा ख्याल है कि नेचुरली रिएक्शन तो आएगा। सही। तो मरियम बीबी ने बात की है, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम रिएक्ट करेंगे, इस इकदाम पर हम रिएक्ट करेंगे। देखते हैं इस हवाले से नून लीग क्या फैसला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की टाइमिंग इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है, जब लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, इस्तीफे देने की बातें हो रही हैं, 31 जनवरी की डेडलाइन दी जा रही है, फिर मरियम नवाज ने आकर ये कहा कि ख्वाजा आसिफ को ये कहा गया था कुछ लोगों की जानिब से कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इनहराफ करें, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें जी, मरियम बीबी की बातों में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब बताएंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो ख़ुद उसके बाद मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दे चुके हैं उस तकरीर के बाद, और ख्वाजा आसिफ साहब उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो कि निजी महफ़िलों में ये कहते थे कि जनाब ये मरियम सफ़दर साहिबा जो कुछ कर रही हैं, ये नैरेटिव हमें बंद गली की तरफ लेके जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब का नाम तो मरियम सफ़दर साहिबा के बकौल उन 4-6 लोगों में शामिल था जो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, और जावेद लतीफ़ साहब की वसातत से उन्होंने ये बात मीडिया में भी लेके आए थे कि जनाब जो 13 दिसंबर का जलसा नाकाम हुआ उसमें 4-6 ऐसे लोग हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। उनमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना तनवीर साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में तो उन्होंने कहा था कि ये 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं। और तो फिर पीछे रह कौन जाता है? याद सादिक साहब। फिर तो उनके साथ सिर्फ वही रह जाते हैं जिन्होंने मज़ारे भुट्टो पे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्र पे जाके माथा टेका था, वो सिर्फ रह जाते हैं। आप ये देखें कि मरियम सफ़दर साहिबा जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरी पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो नवाज़ लीग की PMLN की जो बुनियादी फ़िलॉसफी है वो तो है ही एंटी भुट्टो, एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी लिबरलिज्म, उसके ख़िलाफ़। तो वो तो वहीं से जाके गड़ी खुदा बख्श गई हैं। और उनके साथ कौन था? ज़ुबैर साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे। कोई सीनियर रहनुमा जो कि नज़रियाती रहनुमा हैं, अंकल हैं मुस्लिम लीग नवाज के, वो तो थे ही नहीं। साबिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो पहले ये तासुर पाया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध हुकूमत स्टेक पर कभी नहीं लगाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है। और आज जो फिर ये फैसले हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी पर जो गिरफ्त मजबूत है वो जरदारी साहब की है,
बिलावल भुट्टो साहब की भी सोच फ़र्क है, भले ही वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं इस पूरी तहरीक में, जलसों में, एक स्टेज पर खड़े होते रहे हैं, एक स्टेज से तकरीरें होती रही हैं, लेकिन आज ये साबित हुआ कि पार्टी पर गिरफ्त आसिफ अली जरदारी की ही है। मैं एक आपको बताऊं जी, आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे गिरफ्त सोच आसिफ अली जरदारी साहब की पहले दिन से है। हाँ। और उन्होंने ही बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारा हुआ था उनकी मर्जी और मंशा से कि आपने ज़रा मरियम बीबी को एंगेज रखना है, ज़रा दर्जा हरारत चेक करना है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और इनकी असल स्ट्रेटजी क्या है। तो वो तो उस सिलसिले में, क्योंकि ये जहन में रखिए कि ये पहला मौका है भुट्टो ख़ानदान के लिए और जरदारी ख़ानदान के लिए कि वो अपने पिछले 30-40 साल का हिसाब जो है वो चुकता करें शरीफ ख़ानदान से। और जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, भुट्टो ख़ानदान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो इस वक्त अपनी जो पार्लिमानी कुव्वत है, अपनी सियासी कुव्वत है, वो दें शरीफ ख़ानदान को और उनको दें और उनको एक लाइफ लाइन दें, नई लाइफ लाइन। और उसके बाद फिर वापस आके उन्होंने करना क्या है, आज जो CEC के इजलास में जो गुफ्तगू हुई है वो पूरी तारीख डिस्कस हुई है कि जनाब कोई एक ऐसा एहसान जो शरीफ ख़ानदान ने भुट्टो ख़ानदान पे दिया हो, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेके फरियाल तालपुर साहिबा को जेल डालने तक उसके पीछे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनकी तहकीकात, उनके मुकदमात हैं। अभी तक PTI का कोई मुकदमा नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये सारा ख़ानदान जेल में गया हो। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है, वो सिर्फ पिंग पोंग जरूर इनके साथ खेल रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। और लाहौर के फ्लॉप जलसे की भी ज़ाहिर जिम्मेदारी उन्होंने इस पर डाली। क्या इस पर भी वाकई ये बात मशरूत की है, इस्तीफों की बात और लॉन्ग मार्च की बात के नवाज शरीफ आकर इसको लीड करें, वो वापस आएँ और इस तहरीक को चलाएं आकर? कैटेगोरिकली जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे। हाँ। और हम इस्तीफे भी नहीं देंगे और हम पार्लिमान भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पार्लिमान में रह के उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे। और आपको नहीं लगता कि PDM के इन इख्तलाफात को सामने आने के बाद हुकूमत को एक तो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है और दूसरा अगर कहीं हुकूमत के दिलो दिमाग में कहीं कोने में ये था कि बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, डायलॉग किए जाएं, इस ब्रीदिंग स्पेस के बाद शायद अब वो ये भी ना सोचें कि भाई इनकी तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो इमरान 11 है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून पाया जाता है। हाँ। और इवन रावलपिंडी में भी बहुत ज़्यादा सुकून है। वहाँ पे मैंने नहीं कभी देखा कि बहुत ज़्यादा कोई हाथ पांव फूले हों। मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके ये सेनेट के इलेक्शन के बाद आज पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले हुए वो, और उसके बाद मेरा ख्याल आने वाले दिनों में कुछ रिएक्शन आप देख लेंगे। और आने वाले सेनेट के इलेक्शन के बाद जो नवाज लीग है वो थोड़ा सा पीछे चली जाएगी और वो रेलेवेंट हो जाएगी इस सेंस में कि सेनेट में मेजॉरिटी आ जाएगी PTI की और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा पीपल्स पार्टी का। तो पार्लियामान में PTI और पीपल्स पार्टी इन दो का कॉम्बिनेशन, हुकूमत और अपोजिशन, ये दो रह जाएंगे और नवाज लीग के पास जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा सेनेट में ख़ास तौर पे। और ये दोनों मिलके फिर आगे जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आईनी इस्लाहात हैं, अमेंडमेंट हैं, वो मिलके चलेंगे। क्योंकि सेनेट में काफ़ी जो सेनेट में सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा बल्कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि JUI बाहर हो जाएगी, अचकज़ई बाहर हो जाएगा और नवाज लीग जो है वो वहाँ पे मज़ीद उस फारिग हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले दिन जो है पार्लियामान के लिए वो पीपल्स पार्टी और PTI के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिर साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम इत्तेहाद की सरबराही तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी जमात में फूट पड़ चुकी है। JUI फे की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते निकाले गए 4 रहनुमाओं का आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसके बाद मौलाना शेरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से अलग करने का ऐलान किया। मौलाना शेरानी का ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना ग्रुप बना लिया, हम कभी इसके रुकन नहीं थे। अकाबरीन से मिली वरासत का नाम JUI पाकिस्तान है, हम हमेशा जमीयत उलमाए पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक रुकन हैं और रहेंगे। मौलाना शेरानी ने ऐलान किया कि एक करारदाद पास की जाए जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए और नया नोटिफिकेशन जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से जारी किया जाए और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाए। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में निकाले गए रहनुमाओं के अलावा दीगर अरकान ने भी शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान पर खूब तनकीद की गई। इजलास में अरकान का ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अमीर के नाम पर पार्टी में आमरीत कायम कर रखी है। पहले मौलाना फजलुर रहमान की आमरीत के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ राय सुनने की बजाय पार्टी से ही निकाल दिया। अब ओपन फोरम्स पर हम उनकी आमरीत को बेनकाब करेंगे। सवाल यह है कि JUI फे में होने वाली टूट फूट के PDM की जो तहरीक है, इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ पार्टी में से मज़ीद आवाज़ें बुलंद होने वाली हैं? PDM इत्तेहाद में दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान पार्टी संभालेंगे या फिर PDM इत्तेहाद को संभालेंगे? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना अताउर रहमान साहब, JUI से निकाले गए जो 4 लोग हैं, ये पार्टी के बड़े अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, पार्लियामेंट में पार्टी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बग़ैर नोटिस दिए गए इनको पार्टी से निकाला गया। क्या वजूहात थी? आपको लगता है कि अब जो एक दरार पड़ गई है पार्टी के अंदर, इससे PDM का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी असर पड़ेगा इसका? गुजारिश ये है कि पहले तो आपने जो जमीयत उलमा इस्लाम का नाम लिया है और इसमें जिक्र किया है फे का, तो ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, फे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जिन 4 शख्सियात के मुतालिक फैसला किया है, ये फैसला जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जमात मजलिस शूरा ने किया है और मजलिस शूरा ने जो कमेटी तश्कील दी थी, उस कमेटी ने इन हजरात से बाकायदा राब्ता किया था। इसके नतीजे में जब तक वो राब्ते में थे, बात हो रही थी, मौलाना हाफिज हुसैन अहमद साहब से मिली ये कमेटी, दूसरे शख्सियात से राब्ते किए, तो इस दौरान हज़रत मौलाना शेरानी साहब ने कुछ ऐसी इसराइल की हिमायत कर दी जो हमारे दस्तूर और मंशूर के खिलाफ है। इंक्वायरी तो इनकी बहुत पहले से हो रही थी और इन लोगों के इल्म में था, लेकिन ऐसे मौके पर जब उनकी एक वीडियो सामने आई, उसका क्लिप सामने आया, तो इस पर क्योंकि ऑलरेडी जमीयत उलमा इस्लाम की ये कमेटी मौजूद थी और मजलिस आमला का इजलास बुला चुकी थी जमात, तो उसमें फिर उन्होंने उस पर एक फैसला ले लिया है। मौलाना शेरानी ने कहा कि हमें अकाबरीन से जो वरासत में जमात मिली वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है। बाद में JUI फे साथ लगाया, हम मुझसे अलग हो रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में ये जमा कराएंगे। तो ये पार्टी में जो दरार पड़ी है, आप नहीं समझते जो मौलाना फजलुर रहमान की जो आमरीत की वो बात करते हैं कि फैसलों में मुशावरत नहीं की जाती थी, फैसले थोम दिए जाते थे, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि PDM इत्तेहाद के जो PDM के प्लेटफॉर्म से जो फैसले हो रहे थे, इन 4 लोगों को स्ट्रैटेजी पर भी एतराज़ था, इस पर भी उन लोगों ने आवाज़ें उठाई थी। आवाज़ें तो उन्होंने बहुत पहले से उठाई हुई थी और ये आज का मसला तो नहीं है। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम इनको बर्दाश्त करती रही है और एक अरसे से बर्दाश्त कर रही है। इस जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोई कल परसों नहीं हुए, गुज़श्ता कोई 1.5 साल से इलेक्शन हो चुके हैं और उसके बावजूद ये पार्टी में थे।
उसके बावजूद ये पार्टी के साथ थे, वो इलेक्शन प्रोसेस में भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थे। और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें भी ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। हमारे दस्तूर में भी इसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। तो ये कहना कि ये तो पे बन चुकी थी और अब जो है हम जमीयत उलमा इस्लाम में है, तो अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। ये लोग जमीयत उलमा इस्लाम से निकाले गए हैं और इसके अब जो आज उनकी एक मीटिंग हुई है, उनकी हैसियत का और उनके स्ट्रेंथ का, उससे भी लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि और भी बहुत से लोग हैं उनके साथ आवाज उठाने में, कंधे से कंधा मिलाकर चलने में, पार्टी छोड़ने में और लोग भी साथ हैं उनके। ये तो कहा जाता है ना, होता कुछ भी नहीं है। इन्होंने बड़े वो किए थे कि हम पता नहीं कितने लोग हैं और क्या है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मेरे ख्याल में उनके लोग कम थे और कैमरे ज्यादा थे। तो अब ऐसी पार्टी या ऐसे लोग जो अपने आप को कहें कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, मेरे ख्याल में जब एक मर्तबा एक शख्स दस्तूर की खिलाफ वर्जी करे, अगराज व मकासद से पीछे हट जाए, उसके बाद उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को जमात का हिस्सा कहे या जमात को छोड़ने। मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब में केसेस भी शुरू हो चुके हैं। मौलाना साहब, नैब में जवाब क्यों नहीं जमा करा रहे हैं? फिर इदारों पर जो तनकीद वो करते हैं, मौलाना साहब पर तनकीद यही होती है कि उनका तो स्टेक पर कुछ नहीं लगा हुआ, ना वो पार्लियामेंट में है, ना कहीं उनकी हुकूमत है, तो दूसरी जमातों को इस्तीफे देने का ऑप्शन वो इसलिए दे रहे हैं, इसलिए मजबूर करते हैं कि वही बात हो गई, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, क्योंकि उनका तो स्टेक पर कुछ नहीं लगा। फिर आज पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, वो लोग तो इस्तीफे भी नहीं दे रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सेनेट में भी जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तो सारा मौक़िफ़ तितर बितर हो गया। आपकी जबान में और मीडिया की जबान अगर बोलेंगे तो यही कुछ है जो आपने कहा है, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। गुजारिश ये है कि एक तो मौलाना साहब को ये सियासत खत्म करने की बातें करते थे कि जब इलेक्शन से पहले हमारे कप्तान साहब ने कहा कि मौलाना साहब की सियासत खत्म हो गई है, आज तमाम सियासी पार्टियों ने उसको अपना कायद चुन लिया है। और जो हैसियत मौलाना साहब की पार्लियामेंट में थी या होगी, वो आज पार्लियामेंट में न होने के बावजूद आज पूरी गवर्नमेंट उनसे कांप रही है, लरज रही है। तो वजह क्या है? दूसरी गुजारिश ये है कि देखो, आप लोगों की बातें के नैब का नोटिस है, कहाँ है नोटिस, किसको दिया है? वो उन्होंने रिसीव नैब की तरफ से उनको कोई बुलावा नहीं आया और कुछ भी नहीं है। नैब में ये जरूरत भी नहीं है कि मौलाना को बुला सके। नहीं, आज तो ख्वाजा आसिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा चैलेंज कर चुके हैं हम। मुस्लिम लीग नून के कायदीन को पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी को भी कर चुके हैं। हमने तो खुला चैलेंज दिया हुआ है और ये भी साथ कहा है कि अगर नैब ने इस तरह की कोई जुर्रत की तो फिर नैब के खिलाफ आवाज नहीं। क्या आप लोग रेजिस्ट करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? वो फिर उस वक्त पता चलेगा जब एक मरतबा नैब नोटिस तो निकाले ना। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी ने आज फैसले किए हैं, तो उससे लगता नहीं कि मौलाना साहब की मुशावरत, उसकी कोई अहमियत नहीं है? जो वो इस्तीफे देने की बात करते हैं या वो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कन्फेडरेशन की जो बात होती है, सब कुछ स्टेक पर लगाने की मौलाना साहब ने बात की, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है? पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल अलग से सियासत कर रही है। ये आपकी नजर में होगा, मीडिया वाली इस तरह की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये फैसले हुए हैं। आप किसी और की भी तो बात सुन लेना जी। यकम तो पीडीएम का इजलास बुलाया गया है, उसमें जो फैसले होंगे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अताउर साहब मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।